आज हम आपको चैप्टर ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में नाम सुना होगा, समरूप त्रिभुज, सर्वांक्षम त्रिभुज, ऐसी कंडीशंस सुनी होगी, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ी होगी। आज हम उसी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और सर्वांक्षम त्रिभुज क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज जो है वो 3 भुजाओं से घिरा होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उसमें 3 कोण होते हैं। अब कोणों के अगर हम आधार, त्रिभुज में कोणों के आधार बताएंगे, ये आप पिछली कक्षाओं में कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं, तो उस पर ना जा करके हम सबसे पहले आपको बता देते हैं त्रिभुज के अंतर्गत आपको समरूपता और सर्वांक्षमता के बारे में बताते हैं। हालांकि हम यहाँ पर आज केवल समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दें सर्वांक्षम क्या चीज़ होती है वो भी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें समरूप का मतलब होता है कि दोनों की जो आकार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आकृतियां जो हैं वो एक जैसे, रूप जो हैं वो एक ही जैसे हैं। मान लीजिए एक फुटबॉल ले लीजिए, वो गोल होता है, और एक क्रिकेट की बॉल जो आती है, गेंद आती है, उसको ले लीजिए, वो भी गोल है। यानी ये दोनों समरूप हैं, इनकी आकृतियां जो हैं वो गोल हैं, लेकिन जो इनके आकार हैं वो अलग अलग हैं। कोई छोटा है और कोई बड़ा है। केवल रूप बदल सकता है, उनका आकार बदल सकता है, लेकिन उनका शेप नहीं बदल सकता है। अगर वो गोल हैं तो वो गोल ही रहेंगे, तभी समरूप कहलाएंगे। मान लीजिए एक आपको त्रिभुज दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ये 60 अंश का होगा, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर किसी की 2 सेंटीमीटर भुजा ले ली जाए, ये दो, तो हो सकता है ये, अब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समरूप त्रिभुज में कोण सभी बराबर ही रहते हैं। समबाहु त्रिभुज में समरूप जो होगा उसके तीनों संगत कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों या ना हों। सर्वांक्षम में क्या चीज आती है कि ऐसे त्रिभुज जिनकी आकार और आकृति दोनों ही सेम एक जैसे होते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर भुजा दी गई है तो ये भी 4 होती है उसकी संगत भुजा, और जो जितनी दी जाएगी उन्हें हम कहते हैं सर्वांक्षम। और उनकी कंडीशन में क्या होता है, अगर ये हम पहचानना है तो ये होगा कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों संगत भुजाएं, यानी आपस में किसी भी 2 त्रिभुज ले लीजिए, और अगर उनकी संगत भुजाएं आपस में समान है तो वो सर्वांक्षम होगा। या फिर 2 कोण, एक भुजा यानी 2 संगत कोण और एक संगत भुजा यदि बराबर है, सेम है, एक जैसे हैं, तो वो सर्वांक्षम हो सकते हैं। या 2 भुजाएं एक कोण ले लिया जाए तो वो सर्वांक्षम हो सकते हैं। अब हर त्रिभुज जो सर्वांक्षम होंगे, अगर 2 त्रिभुज हैं और वो आपस में सर्वांक्षम है तो वो समरूप तो होंगे ही होंगे, यानी हर सर्वांक्षम त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी दोनों यानी 3 कोण जो हैं उनके तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, लेकिन कोई भी भुजा समान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो त्रिभुज समरूप होंगे, सर्वांक्षम नहीं होंगे। समरूपता में क्या मायने रखता है कि तीनों संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। अब हर समरूप त्रिभुज सर्वांक्षम नहीं हो सकता, हर समरूप त्रिभुज सर्वांक्षम नहीं हो सकता, लेकिन हर सर्वांक्षम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो यहां पर आज हम समरूपता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्रमेय नंबर 1, जो थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है, इसमें दिया गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये 2 अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया A, B और C। अब बताया गया है किसी त्रिभुज की एक भुजा के
एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर हमने यहां से कोई एक DE खींच दिया। DE जब मैंने खींच दिया तो यहां पर यह बताया गया है कि इसके दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जो मैंने यहां पर D खींच दी। अब ये दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां पर हमें ज्ञात क्या है? ज्ञात है त्रिभुज ABC में BC के समांतर BC समांतर DE, ये हमें दिया गया है, और बिंदु D व E क्रमशः AB व AC पर स्थित हैं। ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें सिद्ध करने को कहा गया है कि आप ये सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर रचना बनाते हैं, रचना लिख लेते हैं। कि यहाँ पर C से रचना में ये यहाँ पर दिया गया है, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, और इससे E से इस पर एक हमने लंब खींच लिया। अब यहाँ पर क्या होगा? रचना CD व BE को मिलाया। इसको मिलाने के बाद में ये F मान लेते हैं, ये F है, तो यहाँ पर होगा EF एवं EF लंब है, चाहे AD पे लिख दीजिए या AD, या फिर हम AB भी लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया था उसके आधार पे हम सॉल्व करते हैं। अब जो DE BC के समांतर दिया गया है, समांतर होने की कंडीशन में जब बेस सेम ये दिया गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी ये समांतर दी गई है तो इसकी ये ऊंचाई और इसकी ये ऊंचाई दोनों सेम है। इसका मतलब है कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल BCD, ये क्षेत्रफल जो दिया गया है, ये मोटी लाइन से मैंने कर दिया है, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि बेस दोनों का BC है और हाइट जो है ये हम DN मान लें और EM मान लें, तो दोनों का बेस सेम होने की वजह से यहाँ पर ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे बराबर होने के लिए अगर हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यानी CBD में और BCE में, दोनों में देखा जाए तो ये चीज़ें कॉमन है। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और ये 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति यहाँ से हल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि DE जो है वो समांतर है BC के, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल के बराबर लिया गया, तो यहाँ पर होगा CBE का क्षेत्रफल। त्रिभुज CBE का
क्षेत्रफल। यहाँ पर ये दोनों क्षेत्रफल जब बराबर हो जाते हैं तो इसमें क्षेत्रफल जो बी सी डी लिया गया है, बी सी डी, इसमें कोण 1, त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 2 ये दिया गया है, और इसमें जो दिया गया है वो त्रिभुज 2 और त्रिभुज 3 दिया गया है। अब जब त्रिभुज इस तरीके से दिए गए हैं, त्रिभुज टू प्लस त्रिभुज 3, अब 2 और 2 काट दिया जाए, यानी त्रिभुज 1 और बराबर होगा त्रिभुज 3 के एरिया के, यानी ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जोड़ दें, अगर यहाँ पर हम किसी भी चीज को जोड़ देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज, या यहाँ से ही ले लिया जाता है, इसका जो लंबाई थी सेम है, तो एक ही आधार होने के कारण, यानी दोनों लंबाइयाँ सेम होने के कारण जब इसमें हम ये चीज भी जोड़ देंगे तो 4 इसमें भी जोड़ दें, 4 इसमें भी जोड़ दें, तो यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज होगा, या इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से ना लिख करके डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इस त्रिभुज को उल्टा ले लिया जाए, जब ये इसके समांतर है तो इसकी हाइट तो यही रहेगी, यानी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो होगा, बी डी ई का क्षेत्रफल सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज बी डी ई का, बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर है, और बराबर एरिया त्रिभुज, अगर हम यहां पर त्रिभुज ले लें तो ये हो जाएगा सी ई डी के बराबर हो जाएगा, सी डी ई के, बी डी सी ई डी, सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधार सेम है, और जब आधार सेम होते हैं तो इनके जब क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर होने के बाद जब ये त्रिभुज एक ही आधार पर दिए गए हैं तो समांतर रेखाओं के बीच हैं, इसलिए ये क्षेत्रफल इनके बराबर होंगे। अब यहाँ पर जब इस तरीके से बराबर होंगे, अब यहाँ पर अगर हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेते हैं, ए डी ई का क्षेत्रफल ले लें, ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर भले ही हम इस त्रिभुज का ले लेते हैं और इस त्रिभुज को ले लें, लेकिन लंबाई जो ऊंचाई होगी, जो हाइट होगी, वो EF ही रहेगी। इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो होगा 1/2, आधार इसका होगा AD, गुणे आधार AD है और ये EF दिया गया है। इसी तरह से एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाइट यही रहेगी, आधार केवल BD हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे BD इंटू EF हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम ये त्रिभुज नंबर 1 रख लेते हैं, वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रख लेते हैं, और अगर हम यहाँ पे इसको रख लें, एरिया त्रिभुज CED, तो यहाँ पर आएगा 1/2 और आधार इसका होगा CE इंटू इसका जो यहाँ पर कोई भी भुजा हम मान लें, अगर हम इसके आधार पे निकालते हैं, या इस चीज़ को हम बाद में भी देख सकते हैं, सबसे पहले हम इनका अनुपात निकालते हैं दोनों का। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और बटे में लगा दीजिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 गुणे AD गुणे EF हो गया, और बटे में 1/2 गुणे ये हो जाएगा BD गुणे EF हो जाएगा।
अब ये EF EF काट दिया जाएगा, 1/2 काट दिया जाएगा, तो यहाँ पर एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका AD/BD। इसी प्रकार से अब अगर हम इसका लंब इधर से डाल दें तो ADE का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर अगर तुलना हम करें तो यहां पर ये आ जाएगा कि अगर हम यहां से लंब ये डाल दें, इस तरीके से डाल दें, ये n मान लें इसको, तो यहां पर अगर हम ये लंब डालते हैं तो इसी प्रकार से लिख लेते हैं, इसी प्रकार जब रखेंगे तो यहां पर होगा एरिया त्रिभुज ADE बटे में एरिया त्रिभुज CED रख दें, CED। तो यहां पर होगा 1/2 गुणे आधार हो जाएगा AE गुणे यहाँ पर DN दिया गया है आपका लंब, तो DN हो जाएगा, और 1/2 गुणे यहाँ पर इसका आधार हो जाएगा CE गुणे ये DN ही लंबाई रहेगी, ये और ये काट दिया जाए। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा है BDE का क्षेत्रफल CED के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम इसको उठाते हैं तो यहाँ पर जब इसको रखेंगे CED का क्षेत्रफल BDE के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आगे आते हैं कि एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CED के है, CED के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर एरिया त्रिभुज ADE एरिया त्रिभुज CED की जगह पर, यहाँ पर CED की जगह पर BDE रख सकते हैं, ये हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है AE/CE या EC भी रख सकते हैं, CE रखें या EC, ये आ गया। अब समीकरण नंबर 3 से देखिए, समीकरण 3 से अगर हम समीकरण 3 का यूज करते हैं तो ADE और BDE का जो क्षेत्र अनुपात दिया गया है वो AD/BD इक्वल टू AE/EC हो जाएगा, AD/DB AE/EC। हमें यही प्रूव करना था, ये थेल्स थ्योरम जो दी गई थी उसमें आपको यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो जाता है। और इसकी जो दूसरी प्रमेय दी गई है आप लोगों को वो सेम इसी का विलोम है, इसका उल्टा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो आप बताइएगा। बाकी अगली थ्योरम, तीसरी थ्योरम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।